किसी भी देश के इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल कर रख देते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक और गेम चेंजिंग दस्तावेज को डिकोड करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विदेशी व्यापार अधिनियम 1992 की। देखिए, ये कोई मामूली कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये असल में वो टर्निंग पॉइंट था जिसने भारत को एक बंद दरवाजे वाली इकोनॉमी से निकालकर दुनिया भर से जुड़े एक पावर हाउस में बदल दिया। तो चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे इस कानून ने एक तरफ तो खुले व्यापार को बढ़ावा दिया और दूसरी तरफ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया। इस पूरे फ्रेमवर्क को आसानी से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को इन 5 प्रमुख हिस्सों में बांटेंगे। आर्थिक विकास को गति देना, व्यापार के बेसिक नियम, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंत में इसके नियम तोड़ने पर होने वाले दंड और अपील की प्रक्रिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के आर्थिक विकास को ये नई गति कैसे मिली। आपको 1991 का वो दौर तो याद ही होगा जब भारत की व्यापार नीतियों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए गए थे। 1992 का ये कानून उसी बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। उस समय ये बात आधिकारिक तौर पर मान ली गई थी कि विदेशी व्यापार सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये देश के विकास और आर्थिक गतिविधि को चलाने वाला मुख्य इंजन है। तकनीक हो, निवेश हो या फिर उत्पादन, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर हो रहा था और इन सभी को एक साथ पिरोने का काम केवल एक मजबूत विदेशी व्यापार नीति ही कर सकती थी। अब यहाँ जो वैचारिक बदलाव हुआ वो वाकई समझने लायक है। जरा सोचिए, 1992 से पहले तक हम 1947 के एक बेहद पुराने और सख्त आयात निर्यात कानून से काम चला रहे थे। 1947 का वो कानून आज़ादी के ठीक बाद की अलग परिस्थितियों के लिए बना था, जो अब बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा था। इसके ठीक विपरीत 1992 के इस नए कानून का नजरिया पूरी तरह से आधुनिक था। इसका लक्ष्य महज व्यापार को कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि उत्पादकता बढ़ाना, हमारे एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाना और उसे और ज्यादा लाभदायक बनाना था। अब जब आपने दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, तो कुछ बुनियादी नियम भी तो बनाने होंगे, राइट? आइए भाग 2 पर नजर डालते हैं। इस नए और खुले सिस्टम का सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे जरूरी नियम था आयातक निर्यातक कोड नंबर, जिसे हम ICE कहते हैं। कानून की धारा 7 बिल्कुल साफ कहती है कि कोई भी व्यक्ति इस कोड के बिना कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इसे आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बुनियादी पासपोर्ट समझ लीजिए। इसके बिना आपकी कोई एंट्री नहीं है। ये सुनिश्चित करता है कि व्यापार करने वाली हर एक कंपनी या व्यक्ति सरकार के रडार पर हो, पंजीकृत हो और पूरी तरह से जवाबदेह हो। और अब सवाल ये है कि इस इतने बड़े सिस्टम का बॉस कौन होगा? धारा 6 के तहत केंद्र सरकार एक विदेशी व्यापार महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति करती है। आप इन्हें इस पूरे आर्किटेक्चर का चीफ डिजाइनर मान सकते हैं। इनका काम सिर्फ सरकार को नीतियां बनाने में सलाह देना ही नहीं है, बल्कि उस नीति को जमीनी स्तर पर यानी ग्राउंड पर लागू करवाना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। दरवाजे तो खुल गए, लेकिन हमारे अपने घरेलू उद्योगों का क्या? यहीं हमारी चर्चा का तीसरा हिस्सा आता है, घरेलू उद्योग की सुरक्षा। मान लीजिए विदेशी व्यापार खुलने के बाद अचानक बाहर से इतना ज्यादा सामान आने लगे कि हमारे अपने लोकल उद्योग डूबने की कगार पर आ जाएं। तब क्या होगा? ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अध्याय 3A में मात्रात्मक प्रतिबंध यानी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का प्रावधान है। अगर सरकार को लगता है कि किसी खास सामान के बहुत ज्यादा आयात से घरेलू उद्योग को गंभीर चोट पहुंच रही है, तो वो उस पर एक लिमिट लगा सकती है। ये बिल्कुल एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को अचानक आने वाले विदेशी दबाव से बचाता है। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत ही दिलचस्प और निष्पक्ष छूट भी दी गई है। यह प्रतिबंध विकासशील देशों से आने वाले सामान पर तब तक लागू नहीं होते जब तक कि किसी एक देश से आने वाला आयात हमारे कुल आयात के 3% को पार न कर जाए। और अगर ऐसे कई विकासशील देश हैं, तो उन सभी का मिलाकर कुल आयात 9% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह नियम सुनिश्चित करता है कि हम विकासशील देशों के साथ हमेशा एक फेयर ट्रेड बनाए रखें। चलिए अब एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, जो है राष्ट्रीय सुरक्षा और हथियार नियंत्रण। जरा सोचिए, क्या होगा अगर यही खुला व्यापार हमारी और आपकी
या कहीं पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए ही खतरा बन जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके चलते इस कानून में कुछ सबसे सख्त प्रावधान जोड़े गए। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं हो सकता। जब सेंसिटिव तकनीक और ज्ञान सरहदों के पार जाते हैं तो ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो जाता है कि वो किसी गलत हाथ में ना पड़े। और इसीलिए कानून का अध्याय 4A बहुत ही सख्त है। यह हिस्सा सीधे तौर पर 2005 के सामूहिक विनाश के हथियार यानी WMD अधिनियम से जुड़ता है। इसके तहत उन सभी खास सामानों, सेवाओं और टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट या ट्रांसफर पर बहुत कड़ा कंट्रोल है, जिनका इस्तेमाल जैविक, रासायनिक या परमाणु हथियार बनाने में हो सकता है। ये प्रावधान कोई छोटी-मोटी चीज नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है और इसे सीधा ग्लोबल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसी कड़ी में एक काफी टेक्निकल लेकिन बेहद जरूरी टर्म आता है, कैच ऑल कंट्रोल्स। धारा 14C के तहत इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको जरा सा भी अंदाजा या ज्ञान है कि आपका कोई भी सामान या तकनीक हथियारों के डिजाइन या निर्माण में इस्तेमाल होने वाली है, तो उसके निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाता है। मतलब अगर वो सामान किसी बैन लिस्ट में नहीं भी है, लेकिन आपको उसके गलत इस्तेमाल का पता है, तो बस इतना जानना ही उस एक्सपोर्ट को रोकने के लिए काफी है। कोई बहाना नहीं चलेगा। खैर, नियम और कानून तो बन गए, लेकिन अगर कोई इन्हें तोड़े तो उसका क्या अंजाम होगा? चलिए अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, प्रवर्तन, दंड और अपील। सरकार के पास जो पावर्स हैं वो बहुत ही व्यापक हैं। धारा 10 के अनुसार अगर अधिकारियों को अवैध आयात या निर्यात का जरा भी शक होता है, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उन परिसरों में घुस सकते हैं जहां सामान या दस्तावेज रखे हों। वे तलाशी ले सकते हैं और यहाँ तक कि अवैध व्यापार से जुड़े किसी भी सामान, दस्तावेज और वाहनों को तुरंत जब्त भी कर सकते हैं। आप बचकर नहीं निकल सकते। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ माल जब्त होगा, तो जुर्माने का अमाउंट सुनिए। नियम तोड़ने पर कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना तो है ही, लेकिन असली बात यह है कि ये जुर्माना उस अवैध सामान या तकनीक की कुल कीमत के 5 गुना तक जा सकता है। जी हाँ, 5 टाइम्स। ये पेनल्टी इतनी सख्त है कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी अवैध व्यापार करने का रिस्क लेने से पहले 100 बार सोचेगी। अब अगर कोई सोचे कि वो जुर्माना भरेगा ही नहीं, तो सरकार के पास वसूली का एक पूरा फुल प्रूफ स्टेप बाय स्टेप प्लान है। सबसे पहले महानिदेशक उस व्यक्ति की किसी भी बकाया सरकारी राशि से सीधे पैसे काट सकते हैं। अगर बात नहीं बनी तो कस्टम्स अधिकारी उसका कोई भी सामान जब्त करके बेच सकते हैं। और अगर फिर भी वसूली नहीं हो पाती तो मामला जिला कलेक्टर के पास जाता है, जो उस जुर्माने को जमीन के बकाया राजस्व की तरह वसूलता है। मतलब सरकार अपना पैसा निकाल ही लेगी। लेकिन घबराइए नहीं, यह कानून पूरी तरह से तानाशाही नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भी मानता है। अध्याय V में एक अपीलीय प्राधिकरण यानी एपेलेट अथॉरिटी की व्यवस्था है। अगर किसी को लगता है कि उसके खिलाफ फैसला गलत हुआ है या जुर्माना अनुचित है, तो वो यहाँ अपील कर सकता है। ये अथॉरिटी पुराने फैसलों की समीक्षा कर सकती है, उन्हें बदल सकती है या पूरी तरह से रद्द भी कर सकती है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी अधिकारी द्वारा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। तो हमने देखा कि 1992 के इस विदेशी व्यापार अधिनियम ने कैसे भारत के लिए आर्थिक तरक्की के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत और ऊंची दीवार भी खड़ी की। लेकिन जाते जाते ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज के इस दौर में जब डिजिटल सेवाएं और तकनीक किसी भी कानून के बनने से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही हैं, तो आने वाले समय में दुनिया भर के देश आर्थिक विकास की चाह और वैश्विक सुरक्षा की जरूरत के बीच ये नाजुक बैलेंस आखिर कैसे बनाए रखेंगे? ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।